Hello, good morning. Welcome back. Now I am going to teach you Ayurvedic diseases related to Kan Rog, including Kansrav, Kangandu, Kanvach, Kanvidradi, etc. So let's start with Kansrav. So Kansrav is compared with Otoria in modern, but that is not in your syllabus. So we are not going to discuss that. Coming to Lakshana of Kansrav, लक्षण of Kansrav, शिरोविघात अथवा निमज्जितो जले प्रपात्वत्वापि विद्रदे श्वेतुप्यं श्रवणो अनिलावृता सकंसंस्राविति परिकीर्तितः। अर्थात शिरोविघात से, जल में निमज्जन करने से, विद्रति के पाक होने से, कुएं के स्रवित होने से वायु जो है कर्ण स्रोत में अवस्थित हो जाती है, जिससे कर्ण स्राव रोग की उत्पत्ति होती है। फिर इसकी चिकित्सा के विषय में आचार्य कहते हैं इसकी सामान्य कर्ण स्राव की चिकित्सा है शिरोविरेचनश्चेदुपनम पूर्णम तथा प्रमार्जनम धावनम च वीक्षे वीक्षे व आचरेत। शिरोविरेचन, धूपन, कर्णपूर्ण, प्रमार्जन, धावन, ये कर्ण स्राव की सामान्य चिकित्सा है। तत्पश्चात आचार्य ने कर्ण प्रक्षालनार्थ का वर्णन किया, जिसमें राजवृक्ष आदि तो ये सुसादि गणेन व कर्ण प्रक्षालनम कारं चूर्ण पूर्णम, मतलब राजवृक्ष आदि सुसादि गण की औषधियों से कर्ण प्रक्षालन, उनके चूर्ण से कर्ण प्रक्षालन और कर्णपूर्ण की विधि का वर्णन आचार्य सुक्षुत ने किया है। तत्पश्चात कर्ण स्राव पूर्ण के विषय में आचार्य कहते हैं वाथम पंचकषायम तु कपित्रस योजितम। कर्ण स्रावे प्रशसन्ति पूर्ण मधुना स, पंचकषाय के क्वाथ कपित्रस से योजित करके कर्ण स्राव में पूर्ण करना, साथ में शहद मिलाना कर्ण स्राव के लिए हितकर है। आचार्य आगे इसकी चिकित्सा के विषय में उत्तरतंत्र 21 के अध्याय में कहते हैं सर्ज त्वक का चूर्ण संयुक्त कापा सिफल जो रस योजितो मधुना वह भी कर्ण स्रावे प्रशस्यते। तो सर्ज त्वक कापास फल के रस के साथ शाप्त में मधु मिलाकर कर्ण स्राव में पूर्ण करना प्रशस्त है। आगे आचार्य कहते हैं लाक्सा रसांजनम सर्ज चूर्णितम कर्णपूर्णम। लाक्सा रसांजन और सर्ज के चूर्ण को कर्ण में पूर्ण करना हितकारक है। इसके अतिरिक्त आचार्य ने शैवाली तेल का वर्णन किया है। शैलमा वृक्ष जम्बा अम्र प्रसवायुतम कुलीर क्षाद्रम पंडुक सिद्धम तैलंश पूजितम। तो शैवाली तेल का वर्णन कर्ण स्राव में है। उसके बाद तिंदुक आदि पंचकषाय पूर्ण, इसके विषय में जा रहे ने कहा तिंदुकान्य अभ्यारोद्रम समय अम्लकम मधु पूर्णश्यम सता कपित रस योजितम। ये तंदुक आदि पंचकषाय पूर्ण के द्रव्य हैं।
इसके पश्चात आचार्य ने आम्र कपित्थ आदि स्वरसपूर्ण का वर्णन किया है। इसके विषय में आचार्य ने रस आम्र कपिदान मधुक द्वशलजम पूर्णार्थम प्रशंसन्ति तैलम व तर्विपाचितम। तो आम्र कपित्त आदि स्वरसपूर्ण के योग का वर्णन है। इसके पश्चात आचार्य ने प्रियंगवादी तैल का वर्णन किया है। इसमें आचार्य कहते हैं प्रियंगो मधुकम्ब शिला पर्णिवी मजिष्ठारोदर लाक्षाभी कपित्स्य रसेनवा। तो ये प्रियंगवादी तैल के द्रव्य हैं जिनसे कर्णपूर्ण करना है। पच्चितैलम तथा श्रावम ग्रहणति पूर्णात्। तो इस प्रकार से ये कर्णपूर्ण का योग बता दिया गया है। तो अगली व्याधि जो है वो कर्ण प्रतिना। इसको मॉडर्न में हम परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लेते हैं, परंतु परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को जो है एज इट इज सिलेबस में नहीं है, पर उसको CSO में इंक्लूड कर लिया गया है। तो वहाँ इसको हम स्टडी कर लेंगे। इसका जो मॉडर्न है कर्ण प्रतिना का, प्रतिना को यहाँ हम परफोरेशन से लेंगे कंपैरेटिवली। तो कर्ण प्रतिना का लक्षण सकर्ण विटको द्रवताम यथागतो विलायतो ग्राणमुखम प्रपद्यते तथा सकर्ण प्रतिना संगीतो वेद विकार से स्वविधान। अर्थात जब पूर्वोक्त वही कर्ण द्रवता को प्राप्त होकर दोषों से विलय होके नासा तथा मुख द्वारा बाहर आने लगता है, तब उस विकार को कर्ण प्रतिना कहते हैं। यह विकार सिर को चारों ओर से तप कर देता है। तो इसमें नासा तथा मुख से कर्णकूट के आने का वर्णन किया गया है, जो द्रव्यता को प्राप्त होकर ऐसा होता है, और सिर के चारों ओर इस विकार में तप्त कर देता है। इसकी चिकित्सा के विषय में आचार्य कहते हैं कर्ण प्रतिना हो स्नेह वैधो प्रयोज्य तदो व्यक्ति शीर्ष क्रियाम प्राप्तम समाचरित। अर्थात प्रथम रुग्ण के शरीर तथा कर्ण का स्नेह और स्वेदन करके पश्चात तीक्ष्ण नस्य द्वारा सिरोपरेशन करा के अन्य शीर्षोद्धरण आदि चिकित्सा करनी चाहिए। तो स्नेह संवेदन, तीक्ष्ण नस्य सिरोपरेशन और शीर्षोद्धरण चिकित्सा का प्रयोग कर्ण प्रतिना में करते हैं। अगली व्याधि जो है वह कर्णवर्च। इसको मॉडर्न में हम बोलते हैं इम्पैक्टेड वैक्स। ये भी आपके सिलेबस में है, इसको मैं आपको करवा चुका हूँ पहले। तो कर्णवर्च का लक्षण है विशोषित श्लेष्मणि पित्तदेशा निर्णय होवे स्रोतसे कारणभूत का। यानी कि पित्त के जैसे जो श्लेष्मा है वो विशोषित हो जाती है और कर्ण में इकट्ठी होकर कर्ण का अवरोध करती है। ऐसी व्याधि को कर्णवर्च या कर्णभूत कहते हैं। इसकी चिकित्सा के विषय में आचार्य कहते हैं प्रक्लेदे दिमस्तलेन स्वेदेन प्रविलाय च शोधकर्ण विटको विष्कु सम्यक चराके। यानी कि उस कर्णवर्च को प्रक्लेदित कर, अस्वेदित कर, शलाका के द्वारा कर्ण से उसका निवारण किया जाता है। तो कर्ण प्रतिना जो इस कर्ण प्रतिना के बाद कर्णवर्च और अब कर्ण विद्रदी रोग का वर्णन करेंगे हम। इसको मॉडर्न में हम फ्रंक्लोसिस ऑफ ईयर कहते हैं। फ्रंक्लोसिस ऑफ ईयर आपके सिलेबस में नहीं है तो उसकी डिस्क्रिप्शन हम नहीं करेंगे। इसका लक्षण है क्षत अभिघात प्रबलस्तु विद्रदी वोवे तथा दोषकृतो वर्तुना सरक्त पीता समाश्रवे क्रतो दुमायंदा चोषमान। इसका वर्णन आचार्य सुक्षुत ने उत्तर तंत्र के अध्याय 20 में 14वें श्लोक में किया है, जिसका अर्थ है प्रथम शब्द एवं अभिघात से उत्पन्न विद्रदी और द्वितीय वातादि दोषों के प्रकोप से रक्त मांस आदि की दुष्टि होकर उत्पन्न होने वाली दोष विद्रदी होती है। अर्थात विद्रदी दो प्रकार की होती है, एक तो अभिघात, दूसरी दोष है।
यह विद्रुदी रक्तपीत और वर्ण के रक्त का स्राव करती है और इसमें सुई चुभनों सी वेदना, धुमायन अर्थात कान से धूम अथवा भाप निकलने की सी प्रतीति, दाह एवं चोष होता है। तो ऐसा अभिघातक और दोषित विद्रुदी के लक्षण के विषय में आचार्य सुक्षुत कहते हैं। आचार्य अष्टांगहृदय ने कहा है, शोध कंडु यन्न जाते क्षते स्यात्पूर्ण लक्षण विद्रुदी पूर्व चन्य। ये उत्तर तंत्र के अध्याय 17 का 14वां श्लोक है। इसमें क्या है, कर्ण में खुजली करने से कभी घाव हो जाता है, उस स्थान पर पूर्वोक्त लक्षणों वाली विद्रुदी उत्पन्न हो जाती है। चिकित्सा के विषय में आचार्य सूक्ष्म कहते हैं, विद्रोधो चपी कुर्वीन विद्रयुक्तम चिकित्सितम। ये उत्तर तंत्र के अध्याय 21वां 54वां श्लोक है, जिसके विषय में आचार्य कहते हैं, कर्ण विद्रुदी रोग में कही गई चिकित्सा करनी चाहिए। अष्टांग हृदय में उत्तर तंत्र 18वें अध्याय में बोला गया कि तमें पूर्वाहित कर्ण विद्रुदो विद्रुदी क्रिया, अर्थात कर्ण विद्रुदी में रोगी को सर्वप्रथम वमन कराकर विद्रुदी के समान चिकित्सा करें। इसके पहले यह निर्णय कर लें विद्रुदी आम है, पक्व है। इसी के विषय में आचार्य आगे कहते हैं, पितोत्कर्ण शूलोक्तम कर्तव्यं क्षत विद्रुदो, अर्थात क्षत विद्रुदी में पित्तकर्ण शूल की भांति चिकित्सा करें। अगली व्याधि जो है कर्ण कंडू, इसका लक्षण है कफेन कंडू प्रचितेन कर्ण वृषम अवय स्रोत कर्ण संकेत। इसका अर्थ है कि कफ के कारण कर्ण में कंडू की उत्पत्ति होती है। ऐसे रोग को कर्ण कंडू के नाम से जानते हैं। इसकी चिकित्सा के विषय में आचार्य सूक्ष्म कहते हैं, नाड़ी स्वेदोत वमनम धूमो मूल विरेचन विदिश्च तो फ्रिसुप सर्व कर्ण कंडू समपोहति। इसमें नाड़ी स्वेद, वमन, धूम और मूर्ध विरेचन विविध कर्ण कंडू में प्रयोग किए जाते हैं। इसके पश्चात जो रोग है वो कर्णपाक है। इसके लक्षण के विषय में कहते हैं, भवेत प्रपाक खलु पित्त विकोत विक्लेद करश गण्य, अर्थात पित्त के प्रकोप से कर्णपाक होता है, जिससे कर्णों में स्थानिक कोथ एवं कुलीनता उत्पन्न होती है। इसकी चिकित्सा के विषय में आचार्य सूक्ष्म कहते हैं, कर्णपाक से वैसज्यम कुर्यात विसर्पवत, अर्थात कर्णपाक रोग की चिकित्सा पैतृक विसर्प के समान करनी चाहिए। अष्टांग हृदय ने कहा है, पक्वे पुय वये कर्णे धूम गंडूष नावनम युंज नाड़ी विधानम च दुष्ट वर्णहरम च। ये श्लोक 17 है, जिसका अर्थ है, जब कान के पक जाने पर उसके कर्ण विवर से पुय बहने लग जाता है, उसके पश्चात निम्न चिकित्सा करें, यथा धूमपान, गंडूष धारण, नस्य प्रयोग तथा नाड़ी द्वारा सेवन कराएं। इसके अतिरिक्त दूषित वर्णनाशक सभी उपचार करें। तो इसके साथ ही ये आयुर्वेद की कुछ व्याधियां का हमने यहाँ स्टडी कर ली है, जैसे कर्ण श्राव हो गया, कर्ण कंडू हो गया, कर्ण वर्च हो गया, किमिकर्ण हो गया, कर्ण पतिना हो गया, कर्ण श्राव हो गया, कर्ण विद्रुदी हो गया आदि। तो ये इनका मॉडर्न का वर्णन आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए इनको मैंने एक साथ करवाया, ताकि एक तो आपको याद रखने में आसानी हो, और दूसरा कि इनके लक्षण भी लगभग सेम ही हैं और छोटी व्याधियां, तो इनको अलग अलग टॉपिक एज अ मेंशन करने का कोई देयर वाज नो नीड, सो इसलिए इनको मैंने एक साथ कराया। पर अभी कर्णगत रोग खत्म नहीं हुए हैं, अभी कर्ण पालीगत रोग बचे हैं,
कर्ण अर्बुद बचा है, कर्ण अर्श बचा है और कर्ण संधान कर्म बचा, और एक दो मॉडर्न के टॉपिक्स भी बचे हैं जो हम आगे आगे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो होगा पुष्टिकरण, दैट इज CS। So thank you for listening. Have a nice day. Study well. क्योंकि जब आओगे तो मैं आपसे पूछूंगा। थैंक यू।